मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए उनके पेपर CC5 जिसका नाम है वुमेन इन हिस्ट्री, इस पेपर से आज मैं एक काफी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है पोजीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ये हमारा यूनिट 5 है। इसके तहत पहला जो यूनिट का सेक्शन है वह है रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, अर्थात स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय महिला समाज व देश से संबंधित किसी भी कार्य में पीछे नहीं रही, बल्कि उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। देश के स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान किया और विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयासों से शिक्षा के प्रसार व प्रचार, पर्दा प्रथा निषेध तथा दहेज प्रथा का विरोध आदि कार्यक्रमों को भी जारी रखा। अनेक महिलाओं ने देश के भिन्न भिन्न भागों से आकर इन कार्यक्रमों की सफलता में अपना योगदान भी प्रदान किया। 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाओं से क्रांतिकारी नारी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा की ओर उन्मुख किया। प्रथम विश्व युद्ध के अत्यधिक रक्तपात हत्याकांड के बाद भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने सुविधा देने के स्थान पर उनके दमन और उत्पीड़न के लिए रॉलेट बिल और जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और देशभक्तों पर लाठी और गोलियां चलाई। इससे भारतीय जनमानस में उनके प्रति घृणा का भावना उपजा, जो केवल पुरुषों तक ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी जबरदस्त रूप से देखा गया। भारतवर्ष की विदुषी और उत्साही महिलाएं पहले भी 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के अवसर पर अंग्रेजी सरकार के विरोध में आंदोलन का संचालन कर चुकी थी और अपने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा बंगाल में एकता स्थापित करने की शपथ ले चुकी थी। उन्होंने रक्षाबंधन समारोहों का आयोजन कर हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया तथा प्रभात फेरियों के माध्यम से अपनी एकता का प्रदर्शन किया, जिससे अंग्रेजी सरकार को बाध्य होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन के आदेश को वापस लेना पड़ा था। 1920-22 में जब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तब भी महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़कर उन्हें अपना सहयोग व समर्थन प्रदान किया। असंख्य महिलाएं खादी और चरखे के विक्रय हेतु गली गली गई और उन्होंने खादी को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने शराब की दुकानों पर धरना दिया और शराब के लाइसेंस की सरकारी नीलामी में बाधाएं उत्पन्न की। 1921 ईस्वी में मुंबई में महिलाओं ने राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया। यह प्रथम ऐसा महिला संगठन था जो पुरुषों की सहायता व सहयोग के बिना संचालित किया गया।
इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला स्वराज तथा दूसरा महिलाओं का उद्धार व उत्थान। दोनों ही उद्देश्य एक दूसरे से अत्यधिक जुड़े हुए थे। स्वराज को शांतिपूर्ण ढंग से प्राप्त करने में खादी का प्रचार व सूत काटना सम्मिलित था और महिलाओं का उद्धार व उत्थान उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित थी। राष्ट्रीय स्त्री सभा की सदस्याएं निरंतर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न रही। उन्होंने 1925 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के विरोध में पूरे मुंबई शहर में हड़ताल का आयोजन किया और गांधी जी के हरिजनों के उद्धार के विचारों से प्रेरित होकर उनकी शिक्षा के लिए कक्षाओं का आयोजन मुंबई में किया गया। खादी की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। खादी बिक्री केंद्र खोले गए ताकि स्वदेशी के प्रचार को बल मिले। 1920 के दशक में महिलाओं ने बराबरी के अधिकार पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने न केवल महिला अधिकारों को राष्ट्रीयता से संबद्ध किया, अपितु स्वाधीनता आंदोलन के तर्कों को नर नारी के बराबर के अधिकार मांगने में प्रयोग किया। 1921 से 22 में एक महिला सक्रिय कार्यकर्त्री ने घोषणा की कि स्वराज का तात्पर्य है अपना राज और स्वाधीनता का अर्थ है शक्ति व ताकत का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। एक अन्य महिला ने यह भी कहा कि स्वाधीनता दी नहीं जा सकती, उसे लेना जबरदस्ती पड़ता है। इसे हित चिंतक पुरुषों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता और यदि छोड़ा गया तो अधीनता ही हाथ लगेगी। कुछ राष्ट्रवादी पुरुष महिलाओं की मांगों के पक्ष में नहीं थे अथवा जो संघर्ष में सावधानी बरतने की बात कहते थे, उनके सम्मुख महिलाओं ने कई प्रश्न रखे जो बिना मांगों के महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करते थे और यह स्मरण करना आवश्यक था कि बिना मांगे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने शांत भाव से अनेकों ने कष्ट व पीड़ा को सहन किया, परंतु गांधी जी से सहयोग करना बंद नहीं किया। इस उत्पीड़न का प्रमाण आज भी राष्ट्रीय और प्रांतीय अभिलेखागारों में उपलब्ध है। अखबारों में उनकी प्रशंसा को पढ़कर अंग्रेजी गुप्तचर संस्था अत्यंत हतोत्साहित थी और कुछ भी कर पाने में असफल थी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से एक नवीन चरण का सूत्रपात हुआ। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी 1920 के आंदोलन की तुलना में संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों रूपों में भिन्न थी। यह आंदोलन 1930 में अहमदाबाद से डांडी तक यात्रा से प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी के अनेक नमक बनाने के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने इस यात्रा आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने से इसलिए मना कर दिया ताकि अंग्रेज उन्हें कायर न समझे कि हम महिलाओं का सहारा लेकर
यात्रा पूरी कर रहे हैं। फिर भी जहां कहीं गांधी जी रुककर भाषण देते थे, वहां महिलाएं काफी संख्या में उपस्थित रहती थी। गांधी जी ने भावी गांधी जी ने डांडी पहुंचने के बाद महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया और आंदोलन में महिलाओं की भावी योगदान की रूपरेखा बनाई। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम निर्धारित किए गए जो इनकी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुकूल हो। उन्हें विशेष रूप से स्वदेशी के प्रचार तथा मदपान की दुकानों पर धरना देने का दायित्व सौंपा गया और उन्होंने इस दायित्व का भली भांति निर्वहन भी किया। जैसे जैसे डांडी यात्रा के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्र विस्तृत होता गया, स्थानीय नेताओं ने महिलाओं की भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। फलतः हर स्तर की महिलाओं को इस आंदोलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाली महिलाओं में कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और मार्गरेट काजिंस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1920 के दशक में गांधी जी अपने भाषणों में निरंतर इस बात पर बल देते रहे कि मध्यम वर्गीय लोगों को पाश्चात्य तौर तरीके के स्थान पर भारतीय पद्धति को अपनाना चाहिए। उन्होंने छुआछूत समाप्त करने, दरिद्रता दूर करने और गांवों में जाकर सुधार कार्यों में लगने पर बल दिया और इससे देश की छवि को सुधारने पर बल दिया। कर और राजस्व की वसूली हेतु अक्सर सरकार संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम कर देते थे। इन नीलामियों के बहिष्कार में महिलाओं का विशेष योगदान रहा और खरीदार को सदैव पछताना ही पड़ा। इस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाओं को पुलिस दमन का सामना करना पड़ा। पहले लोगों का विचार था कि पुलिस महिलाओं पर हिंसा का प्रयोग शायद नहीं करेगी, अतः महिलाओं को जुलूस और धरना देने के समय शामिल कर लिया जाता था। किंतु 1930 ईस्वी तक आते आते यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि कई अवसरों पर पुलिस ने बेरहमी से महिलाओं को पीटा और उन्हें उत्पीड़ित भी किया। फलतः लोगों में असंतोष फैलना स्वाभाविक था। समाचार पत्रों में पुलिस के इस दुर्व्यवहार की खुलकर निंदा की जाने लगी। अखिल भारतीय महिला परिषद ने 1931 ईस्वी के लाहौर सत्र हेतु इस पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। कई महिलाओं को धरने से उठाकर जेल भेजा गया। बढ़ते पुलिस अत्याचारों के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए अपने सदस्यों को आमंत्रित किया। इस समय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देकर स्वाधीनता आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाण प्रस्तुत किया। वैलेंटाइन शिरोल ने इसी संदर्भ में लिखा है कि समग्र जनता ही राष्ट्रीय संघर्ष में
सम्मिलित थी। महिलाएं जुलूस का नेतृत्व करती थी, सभाएं संचालित करती थी, राष्ट्रीय गीत गाती थी, चरखा काटती थी और राजनीतिक चेतना का प्रसार करती थी। मार्च पास्ट करके वे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती थी और हड़तालों को सफलतापूर्वक आयोजित करती थी। महिलाएं घरेलू कार्यों के संपादन के साथ साथ घायलों की सेवा शुश्रूषा करती थी, बच्चों का लालन पालन करती थी और अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी कभी मुख से हाथ का उफ शब्द तक नहीं निकालती थी। 1930 ईस्वी के दशक में कई साम्यवादी महिलाओं ने आंदोलनों का संचालन किया। 1930 के दशक में पहली बार राजनीतिक बंदियों की मुक्ति के लिए कम्युनिस्टों द्वारा देशव्यापी अभियान में संयुक्त रूप से काम किया गया तथा 1939 ईस्वी में महिला राजनीतिक एक्टिविस्टों ने मिलकर कांग्रेस महिला संघ का गठन किया, पत्रिकाएं निकाली और सड़क व नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। छात्राओं ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भागीदारी सिद्ध करने के लिए अखिल भारतीय छात्र संघ का गठन किया और लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने भी महिलाओं ने अत्यंत सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अंग्रेजी सरकार ने जब 3 अगस्त की रात्रि में सरकार के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, किंतु फिर भी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस समय पुनः सरकार ने छोटे नेताओं और बड़ी महिला नेत्रियों को भी सलाखों के पीछे ढकेलकर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। ऐसी संभावना प्रतीत होने लगी कि नेतृत्व के अभाव में कहीं यह आंदोलन असफल ना हो जाए। कई शीर्षस्थ महिलाएं, जिनमें अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता का नाम उल्लेखनीय है, अज्ञातवास रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व करती रहीं। इस समय क्रांति का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से साधारण महिलाओं के हाथों में आ गया, जो या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी या सैनिकवादी संगठन से संबद्ध अथवा नितांत सामान्य स्तर की महिलाएं थी और जिनका किसी संगठन से कोई संबंध नहीं था। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत छात्राएं और घरेलू महिलाओं के नेतृत्व में यह आंदोलन फलने फूलने लगा। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए राजनीतिक बंदियों की सहायतार्थ धन एकत्रित किया, महिला प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए, पुलिस उत्पीड़न का डटकर सामना किया और पुलिस द्वारा सताए गए लोगों को चिकित्सा व उपचार की व्यवस्था को अपनी आत्मरक्षा हेतु महिलाओं ने लाठी चलाने और तलवार
चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस आंदोलन में महिलाओं का रूप अबला नारी ना होकर शक्तिशाली रणचंडिका का था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने इस दुर्गा के रूप को दिखाकर सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। यहाँ तक कि पुलिस भी दुविधा में पड़ गई। अब तक महिलाएं पुलिस के हर प्रकार के अत्याचारों और जुल्मों को शांतिपूर्ण ढंग से सहन करती थी। अब वे रणचंडिका के रूप में अपने अपने गृहों से बाहर निकली तथा अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार उन्होंने न केवल पुलिस विभाग अपितु सरकार तक को झकझोर दिया और वह भयभीत हो गए। फिर भी अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र निरंतर जारी रहा। महिलाओं को बंदी बनाया जाता रहा। जुलूसों और सभाओं को भंग करने के लिए पुलिस लाठी डंडे से महिलाओं पर अत्याचार करती रही और महिलाएं धैर्यपूर्वक वंदे मातरम का गीत गाती हुई और नारे लगाती हुई पुलिस के अत्याचारों का दृढ़ता से सामना करती रही। वे जब जमीन पर गिरने लगती थी तब तिरंगे को अन्य किसी महिला को सौंप देती थी। इस प्रकार वे आंदोलन की ज्वाला को उत्तरोत्तर जलाए रखने में सफल रही। पटना में महिलाओं ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया और 24 परगना जिलों में उन्होंने आत्मरक्षा समितियों का गठन किया। आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रहते हुए भी इस आंदोलन की गति देने में सर्वाधिक योगदान सरोजिनी नायडू, कमला चट्टोपाध्याय, स्वरूप रानी, राजकुमारी अमृत कौर आदि का रहा, परंतु इनके भूमिगत हो जाने के कारण आंदोलन को साधारण महिलाओं ने जारी रखा। कई साधारण महिलाओं के नाम जो देश के अलग अलग भागों में निवास करती थी, पुलिस फाइलों में उपलब्ध इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि सामान्य महिलाओं का इस आंदोलन में सहयोग अद्वितीय था। सभी महिलाएं स्वदेशी का प्रचलन और स्वशासन की स्थापना की इच्छुक थी। राधा देवी ने भी, जो लाला लाजपत राय की पत्नी थी, इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और समय समय पर इसका नेतृत्व भी किया। बी अम्मा नामक एक मुस्लिम महिला को भड़काऊ भाषण देने के कारण जेल में डाल दिया गया। बसंती देवी और उर्मिला देवी, जो कोलकाता की रहने वाली थी, इन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी क्षमता के साथ सहयोग व समर्थन प्रदान किया। अन्य बंदी बनाई गई महिलाओं में अनेकों ने सिख महिलाओं के साथ साथ सूर्या शोभ, अनुकूल मित्रा, उमेशी देवी, सत्य देवी आदि महिलाओं के नाम वर्णनीय है। सविनय अवज्ञा में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सरला देवी चौधरानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस आंदोलन को अन्य महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी पंडित, मुकुंद मालवीय, लक्ष्मी मेनन, रामेश्वरी नेहरू, उमा नेहरू, चंद्रावती लखनपाल का नाम
भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस आंदोलन को प्रेरक महिलाओं में कनकलता बरुआ, अनुप्रिया बरुआ, सुधालता दत्ता, लाडो रानी जोशी, करतार कौर, रजनी घोष के नाम भी वर्णनीय है, जिन्होंने महिलाओं के हृदय में इस आंदोलन को विशेष आस्था और विश्वास के भाव से जागृत किया। यद्यपि बरुआ को पुलिस ने अत्यधिक उत्पीड़ित किया, किंतु फिर भी उसने क्रांतिकारियों से संबंधित कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। 1942 में जिन अन्य महिलाओं ने सक्रिय योगदान प्रदान किया, उनमें मोहिनी सहगल, चंद्रप्रभा सैफ आनी, राजकुमारी अमृत कौर, पुष्पा, मार्तंगिनी हजारा, रजनी घोष आदि के नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रजनी घोष इस आंदोलन के दौरान चलाई गई गोली से शहीद हो गई थी। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया और अपने बंदीकरण को टालने के लिए 4 वर्षों तक भूमिगत भी रही। एक विद्वान ने उनके संदर्भ में यहां तक लिखा है कि यदि 1857 के विद्रोह की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो 1942 के आंदोलन की नायिका निसंदेह अरुणा आसफ अली ही थी। यद्यपि अनेकों महिलाओं ने गांधी जी के आह्वान पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, परंतु कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी नीति को स्वीकार्य नहीं किया। वे क्रांतिकारियों की समर्थक थी, जिनमें इंदुमती सिंह, प्रकाशवती, सुशीला मोहन, दुर्गा देवी, कमला देवी, रानी गाइडलू, सुहासिनी गांगुली, प्रीति बड़ोदर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने प्रत्येक कदम पर क्रांतिकारियों को सहयोग और समर्थन प्रदान किया और कुछ ने तो देश की रक्षा अपने प्राणों के बलिदान भी कर दिए। भारतीय क्रांतिकारी महिलाएं देश में ही नहीं, विदेशों में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की महिला सेना में भर्ती होकर स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था तथा अपने अदम्य साहस और असीमित शौर्य की अद्भुत प्रदर्शन भी किया। वस्तुतः 1942 के आंदोलन की घटना में भारतीय नारी में छिपी अद्भुत क्षमता और उसकी शक्ति को विश्व के सम्मुख उन्मुख कर दिया। वे देश प्रेम में कदाचित पुरुषों से कम नहीं थी और ना ही साहसिक कार्यों में किसी भी प्रकार से पुरुषों से पीछे रही। वे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने से भी भयभीत नहीं हुई। उनकी दृढ़ता और कार्यक्षमता से अंग्रेज साम्राज्यवादियों को भी पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वे इस आंदोलन के बाद यहां से पलायन होने के लिए बाध्य हो गए। इस प्रकार हमने अपने इस अध्याय में देखा
कि किस प्रकार महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने न केवल अहिंसात्मक आंदोलन बल्कि क्रांतिकारी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन को पूर्णता तक ले जाने में उनका योगदान पुरुषों से कम नहीं माना जा सकता है। हमने कई क्रांतिकारी और कई अहिंसावादी महिलाओं के नामों को दर्शाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार महिलाओं के आंदोलन से संबंधित जो उनकी फेहरिस्त है वो काफी लंबी है, जिसका पूरा वर्णन करना यहाँ औचित्य नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने गांधी जी के साथ मिलकर न केवल अहिंसात्मक आंदोलन में बल्कि हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई महिलाओं ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उन्होंने अंग्रेजी अत्याचारों और दमन का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो उनके योगदानों को हम आजीवन भूल नहीं सकते। हम वैसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भारत सदैव ही ऐसी महिलाओं को जन्म देता रहेगा जो अपने देश के गौरव के लिए आत्म बलिदान देने से भी कभी भी नहीं झिझकेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज के विषय को यहाँ समाप्त करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह विषय आपको काफी रोचक और जानकारी युक्त लगा होगा और मैं आपको अगले विषय के साथ एक नए क्लास में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, ताकि जैसे ही कॉलेज खुलती है आपकी कक्षाएं संचालित हो पाएंगी और यदि कक्षाएं संचालित ना हो पाई तो आपको सीधे परीक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी का एकमात्र स्रोत ऑनलाइन क्लासेस ही है। तो आप इस क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखें। इसी विश्वास और आपके सफल भविष्य की कामना के साथ हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। धन्यवाद।